चलो तो आज हम पढ़ते हैं क्या न्यायपालिका। आज हमने क्लास में न्यायपालिका समझाई थी, तो हमने चाहा कि आपको भी न्यायपालिका के बारे में बता दें, जितना संभव हो सकता है कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप तक क्या पहुंच सकता है, तो कोशिश वही की है। तो देखो सबसे पहले न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट क्या है आप ये समझ लें। कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है उसमें एक बात चलता है जिसको न्याय बोलते हैं। न्याय हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, इसको न्याय कहते हैं। अरस्तु की जो परिभाषा है जिसने कहा है कि समान के साथ समान, असमान के साथ असमान, व्यवहारिक क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। कई राजनीतिक विचारकों ने न्याय के संबंध में अपनी अपनी बात कही है, और न्याय के संबंध में जो उन्होंने बात कही है वही बात जिस बॉडी जिस निकाय के अंदर होता है उस निकाय को हम न्यायपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर प्रशासन की तीसरा क्या माना जाता है, पिलर माना जाता है, स्तंभ माना जाता है। तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का जो तीसरा पिलर है वो पिलर है न्यायपालिका। अब ये न्यायपालिका की शुरुआत भारत में कैसे हुई है, ये न्यायपालिका भारत में कैसे आई है, तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर अगर हम नजर डालें तो उसमें देखेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के चलते 1774 में कलकत्ता में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, इसका हमें पता है कि इसके मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था, एलिजा इम्पेगो। ठीक है, तो हायर्ड भी, लिचेस्टर भी इसके क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे, और इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था किसको, एलिजा इम्पेगो। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो 1800 में हम देखते हैं कि मद्रास में एक और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद बॉम्बे में कोर्ट की स्थापना की गई। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि 1774 से 1800 के आते आते हमने कलकत्ता, मद्रास में और बंबई में कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। और 1935 का जो ये भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। और आज वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये वही संघीय न्यायालय है जो 1935 का प्रावधान में 1937 के तहत दिल्ली में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब हम देखते हैं कि 1935 में इसको ये बात हमें और जान लेना जरूरी है, इसलिए 1937 से स्थापित जो हमारा संघीय न्यायालय रहा 1950 तक, इसको संघीय न्यायालय कहते आए हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम का मतलब होता है कोई एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई और ना हो। तो हमारा जो 1937 से स्थापित जिसने कार्य करना शुरू किया था 1937 से 1950 तक संघीय न्यायालय, इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध जो या इसके निर्णय पर अपील की जा सकती थी किसमें, प्रीवी काउंसिल में। इसका मतलब इसके ऊपर भी एक बॉडी थी, और उस बॉडी का नाम क्या था, प्रीवी काउंसिल। और ये प्रीवी काउंसिल कहाँ बैठती थी, ब्रिटेन में बैठती थी। तो इसलिए हमारा कोर्ट उस समय क्या था, एक संघीय न्यायालय था, सुप्रीम नहीं था। अब जब हमारा देश आजाद होता है और हम अपने भारतीय संविधान को पूरी तरीके से लागू कर देते हैं 26 जनवरी 1950 को, हालांकि आंशिक रूप से हमने नवंबर 1949 में किया था, लेकिन पूर्णतः हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। तो जिस समय हमने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू किया, उसी के जस्ट 2 दिन बाद यानी 26 के बाद 28 जनवरी 1950 से हमारा सुप्रीम कोर्ट कार्य करना शुरू कर देता है। और जब हमारा सुप्रीम कोर्ट कार्य करना शुरू करता है तो इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं रहती है, और हम उसी संघीय न्यायालय को आज का सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो अब हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो दिल्ली का न्यायालय है, उसके विरुद्ध अपील कहीं नहीं की जा सकती, इसलिए हम इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अगली बात आपको यह भी जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट हम इसको कह रहे हैं, इसकी सुनवाई कहीं मतलब इसने जो निर्णय दे दिया वो निर्णय भारत के प्रत्येक यानी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट्स हैं, प्रत्येक हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर होता है कि वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या कर सकता है, उनकी पदोन्नति, उनका स्थानांतरण भी करवा सकता है। तो ये सुप्रीम बॉडी है हमारे यहाँ। कौन? न्याय सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट विश्व का सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है, कोर्ट है। किसी देश के अंदर एक ऐसा कोर्ट जो सुप्रीम है वो हमारा है सुप्रीम कोर्ट, यानी दिल्ली वाला। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये विश्व के अन्य न्यायालयों में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर किसी देश का कोर्ट है तो वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है। ये बात आपको और जान लेना है। तो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ भारत में, वो न्यायपालिका का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ शंकु आकार है, यानी ट्रायंगल शेप में है। ट्रायंगल शेप का मतलब जिसके शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है। जैसे हम ट्रायंगल शेप की बात करें तो इस तरीके का हमारा क्या है, पेपर में सवाल पूछा जाता है कि भारत की न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो भारत की न्यायपालिका का स्वरूप ट्रायंगल है। इसके सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे छोटे कोर्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या है कि हमारी न्यायपालिका का स्वरूप है। ये पूछा जाता है कि भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, तो कहिए ट्रायंगल शेप। ये ट्रायंगल शेप होने का सीधा सा मतलब है कि हमारी जो न्यायपालिका है ये एकीकृत न्यायपालिका है। हमारी जो न्यायपालिका है ये कैसी न्यायपालिका है, तो हम कहेंगे हमारी न्यायपालिका ये एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है। इस बात को आपको ध्यान से समझना ये जरूरी है कि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया है, हमने संसदीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि 2 झंडे होते हैं, 2 संविधान होते हैं, 2 संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिकाएं भी होती हैं। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर हम एकीकृत हो गए हैं, यानी हमने एकल व्यवस्था रखी है। राज्यों के जो न्यायालय हैं वो राज्य के लिए सुप्रीम है, लेकिन देश के लिए सुप्रीम एक ही न्यायालय है, और वो न्यायालय उच्चतम न्यायालय जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो हमारी न्यायपालिका एकीकृत है और इसका स्वरूप कैसा है, तो हम कहेंगे ट्रायंगल स्वरूप हमारी न्यायपालिका का है। अच्छा, दूसरी बात मैं इस बिंदु पर भी चर्चा करना चाहूंगा कि भारत में जो न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका हमने कैसी बनाई है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी हमने भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को क्या किया है, अपनाया है। हालांकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को जो व्यावहारिक रूप दिया या अपने देश की व्यवस्थाओं में लागू करने वाला पहला देश है अमेरिका, तो हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी फॉलो किया है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था भी हमारी है, हमारे पास संसदीय शासन व्यवस्था भी है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के होने के बावजूद भी हमने अपने यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है उसको संघात्मक ना रख के एकीकृत रखा और इसको स्वतंत्र रखा। स्वतंत्र रखने के पीछे का कारण है संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं में एक विशेषता होती है कि उस देश का संविधान लिखा हुआ होता है। तो संघात्मक अगर देश है तो वहां का संविधान लिखा होगा। अब संविधान में क्या लिखा है, इसकी व्याख्या करने के लिए हमें कोई एक ऐसी बॉडी चाहिए जो संविधान में लिखी हुई चीजों को स्पष्ट तौर से हमें समझा दे। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा होता है, तो हमारे व्यासपीठ पर बैठकर हमें क्या समझाते हैं, व्यास लोग समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है। वैसे हमारे संविधान भी हमारे देश का एक कानूनन, हम कह सकते हैं कि कानूनी, धार्मिक या पवित्र ग्रंथ है, और इसमें लिखी हुई जो बात है उस बात को समझाने के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत होती है। और इसका जो व्याख्या हो वो व्याख्या निष्पक्ष हो, इसकी व्याख्या किसी के पक्षपात को लेकर ना हो, किसी भी तरीके की द्वेष या मोह भावना से जुड़ी ना हो। इसीलिए जरूरी है कि एक बॉडी ऐसी बनाई जाए जिसका किसी से कोई लेना देना ना हो, जो स्वतंत्र हो। इसीलिए हमने अपनी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा ताकि संघीय व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से, निष्पक्ष रूप से चलाई जा सके। दूसरा, हमने संसदीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें जो बहुमत में होता है उसी की सरकार होती है। अब जो बहुमत में है उसकी सरकार होगी, इसका सीधा मतलब है कि वो ऐसे कानून भी बना सकते हैं सरकार बहुमत में आके जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करे, या कुछ ऐसे कानून भी ला सकती है जो कानून लोक कल्याण की तरफ ना हो। इसीलिए हमें एक ऐसी बॉडी की जरूरत होती है जो उस पर पुनरावलोकन करे, उस पर नजर रखे, उस पर नियंत्रण रखे। इसीलिए हमने न्यायपालिका का गठन किया और न्यायपालिका को स्वतंत्र मान रख दिया कि जब भी बहुमत में आई हुई कोई सरकार इस तरीके के कानून बनाती है जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, या कुछ ऐसे कानून जो जन कल्याण की भावना को चोट पहुंचाएंगे, तो इनका पुनर्वलोकन कर सकती है। इनका पुनर्वलोकन भी निष्पक्ष तरीके से हो सके, इसीलिए हमने न्यायपालिका को क्या रखा, स्वतंत्र रखा। तो ये कुछ बातें हैं जो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के पीछे की वजह को मजबूत करती हैं और ये बताती है कि हाँ, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। आप फॉर एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हैं कि आपके जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों का अगर कहीं पर उल्लंघन होता है तो आपका प्रहरी कौन है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, न्यायपालिका प्रदान करेगी। इसलिए हम न्यायपालिका को क्या रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं। अगर इसमें भी राजनीति होने लगेगी तो हमारा जो न्यायपालिका के प्रति, न्याय के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने न्यायपालिका को क्या रखा है, स्वतंत्र रखा है। तो ये कुछ पहलू है, कुछ बातें हैं जो मैंने जल्दी से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम शॉर्ट में ये ब्रीफ में कोशिश करते हैं, इसको मैंने आज क्लास में समझाया था, इसको समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात है संविधान का। अगर संविधान का भाग 5, संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक संघीय न्यायपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के, फिर से दोहरा रहा हूं, भारतीय संविधान के अध्याय 5 में, भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच जो चर्चा की गई है वो संघीय न्यायालय की चर्चा की गई है। यानी संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। और इसके अंदर जो हम प्रश्नों के जवाब जानेंगे वो मैंने इधर लिख रखे हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा। दूसरा, चीफ जस्टिस की नियुक्ति और उसका कार्यकाल क्या होगा। तीसरा, हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका क्या कार्यकाल क्या होगा। चौथा, हम जानेंगे न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या है। पांचवा, हम जानेंगे न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है। छठवां, हम जानेंगे कि शपथ और प्रतिज्ञा में क्या है। सातवां, हम जानेंगे कि वेतन भत्ते। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी डाउट्स, जितनी भी चीजें हैं, या हम कहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी चीजें हैं वो हम इस ब्रीफ जानकारी में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होती है सुप्रीम कोर्ट का गठन। तो देखो, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124(1) में, आर्टिकल 124(1)
आर्टिकल 124(1) में सुप्रीम कोर्ट के गठन की क्या की गई है, बात की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के गठन में संविधान ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा तो सुप्रीम कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। देखो हमने यहाँ लिखा है एक मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 7 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 8 न्यायाधीशों से क्या होगा, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। ये बात भारतीय संविधान में लिखी गई है, ठीक है। लेकिन ये किसमें लिखी है, मूलतः यही बात है। मूलतः का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में 8 लोगों की बात की गई है, 8 न्यायाधीशों की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि 8 में से एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इनसे मिलकर क्या होगी, तो हम कहेंगे हमारी सर्वोच्च न्यायालय का क्या होगा, गठन होगा। ये आर्टिकल 124(1) में कहा गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगली बात देखो, यहाँ पर ये भी कहा गया है, देखो समय के चलते परिस्थितियां बदलती हैं, तो कभी ऐसा होता है कि इनकी संख्या बढ़ाना पड़े, तो फिर संसद को ये पावर दे दिया गया है कि यहाँ तो हमने 8 की बात करी है, लेकिन संसद न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को कम ज्यादा कर सकती है। संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों की क्या कर सकती है, चर्चा कर सकती है, या इनके बारे में नियम प्रावधान बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दे रखा है। तो आपको याद रखना है कि मूल संविधान में तो 8 न्यायाधीशों की चर्चा है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 7 अन्य न्यायाधीश है, लेकिन इनकी संख्या को बढ़ाए जाने, इनके क्षेत्राधिकार से संबंधित और इनके वेतन भत्तों से संबंधित जो अधिकार हैं वो संसद को दे रखे हैं। संसद समय समय पर क्या कर सकती है, आवश्यकता अनुसार इसकी संख्या बढ़ा सकती है। यहाँ पर आपको एक बात बड़े ध्यान से सुन लेना है कि जो भी संख्याओं में बढ़ोतरी होगी वो मुख्य न्यायाधीश में नहीं होगी, यानी इस एक वाले आंकड़े में कोई बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई है। जो भी बढ़ोतरी हुई है वो किसमें हुई है, 7 में। 7 का मतलब अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 थी, अभी भी 1 है। अब देखो संसद ने क्या किया, सबसे पहले संसद ने 1956 में न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 पारित किया। 1956 में न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और इस अधिनियम के तहत 1956 में जो संख्या अन्य सदस्यों की कितनी थी, 7, उसको बढ़ा के कर दी 10, उसको बढ़ा के कितनी कर दी, 10। आगे चल के फिर 1960 में इस संख्या को फिर से बढ़ाया जाता है, 1960 में इसकी संख्या 13 कर दी जाती है, 1977 में इनकी संख्या बढ़ा के 17 कर दी जाती है, 1986 में इनकी संख्या बढ़ा के 25 कर दी जाती है, 2009 में इनकी संख्या बढ़ा के 30 कर दी जाती है और 2019 में इनकी संख्या 33 कर दी जाती है। याद रखना है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी हमने 10, 13, 17, 25, 30 और 33 ये जो भी हमने बात की है, ये बात हमने ये 7 लोगों की यानी अन्य न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की चर्चा हमने यहाँ पर नहीं की है, यानी इसमें एक प्लस ऐड होगा, एक क्या होगा, प्लस होगा, ऐड होगा। तो अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे पास सीजेआई 1 है प्लस अन्य न्यायाधीश कितने, 33 पद है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 क्या है, पद है। मैं यहाँ पर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ पद है, अभी ये 34 पद नहीं भरे हैं। वर्तमान में 31 न्यायाधीश अभी हैं, लेकिन 34 पद हो चुके हैं, यानी 3 और न्यायाधीशों की यहाँ पर नियुक्ति की जा सकती है। तो पूछा जाए कि पद कितने हैं, तो पद हैं 34, अभी 34 पद हैं जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। प्रश्न पूछने का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कुल, तो कुल लगाएंगे तो 34 हो जाएगा, लेकिन वो पूछे अन्य तो अन्य में कितने होंगे, 33। तो 33 प्लस 1, न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 34। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 34। तो ये 34 न्यायाधीशों की कुल संख्या नहीं, सॉरी पद, संख्या नहीं सॉरी पद। तो पद कितने हैं, तो पहली कुल मिला के 34 पद हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने बात कर ली इसकी आर्टिकल 124(1) की, जिसमें हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कैसे गठन होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति और कार्यकाल। तो देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति और कार्यकाल का जो पावर है वो राष्ट्रपति को है, लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद ये दोनों बातें 124(2) में है, ये दोनों बातें किसमें है, 124(2), ये सारी बातें किसमें है, आर्टिकल 124(2) में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति और उनका कार्यकाल और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 124(2) में। इस आर्टिकल के अंदर संविधान में राष्ट्रपति के लिए ये लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज से जिसको वो आवश्यक समझे उनसे परामर्श करेगा, और परामर्श करने के बाद प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। यहाँ 2 शब्द ध्यान देने वाले हैं, क्या, राष्ट्रपति परामर्श करेगा और प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ये दोनों शब्द कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं, इन दोनों शब्दों को समझना जरूरी है। पहली बात यहाँ पर लिखा है प्रत्येक न्यायाधीश, यानी आर्टिकल 124(2) में ये नहीं लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति,
यहाँ पर शब्द लिखा गया है प्रत्येक न्यायाधीश। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वो कोई खास प्रक्रिया होगी या कोई अलग प्रक्रिया होगी। ऐसी कोई बात भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि वहां पर जिस शब्द का उल्लेख किया गया है वो शब्द रखा गया है प्रत्येक। इस प्रत्येक का मतलब है जिस तरीके से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश की भी क्या होगी, नियुक्ति होगी। तो देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है प्रत्येक शब्द कि प्रत्येक न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी उसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत का संविधान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में मौन है, वो कुछ कहता नहीं है। अब देखो क्या है यहाँ पर CJI का मतलब है वरिष्ठतम न्यायाधीश और अदर जज मतलब अदर जज जो भी होंगे वो एक ही तरीके से क्या किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और समझना जरूरी है कि मुख्य न्यायाधीश को जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना शुरू किया, तो हमने ये परंपरा बना ली कि भाई जो वरिष्ठ होगा हम उसको क्या बना देंगे, मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। यानी जो मुख्य न्यायाधीश बनता है उसके लिए संविधान के अंदर कोई ना तो विशेष प्रक्रिया है, ना उम्र है, ना विशेष कोई अलग से योग्यता है। बस इतनी परंपरा डाली गई है कि जो वरिष्ठ होगा उसको हम सुप्रीम कोर्ट का क्या बना देंगे, न्यायाधीश बना देंगे, वो भी मुख्य न्यायाधीश। तो हमने यहाँ लिखा है कि ये परंपरा 1973 तक चलती रही बेहतरीन तरीके से। 1973 तक चलती रही का मतलब ये कि 1950 से काम करना शुरू किया। अब 1950 से जब काम करना शुरू किया तो 1973 तक ये परंपरा चलती रही कि वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा उच्चतम न्यायालय का उसको हम मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। लेकिन 1973 में एक गड़बड़ हो जाती है। तो पहली चीज तो आपको ये बात यहाँ पर नोट कर लेना है कि 1973 तक राष्ट्रपति द्वारा जो वरिष्ठ होते थे उन वरिष्ठों को क्या बना दिया जाता था, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था। और यहाँ पर वरिष्ठता का मतलब उम्र ये भी नहीं लिखा है कि उम्र से वरिष्ठता मापी जाए। वरिष्ठता का मतलब उसके अनुभव से होगा, वरिष्ठता का मतलब होगा कि उसके पास योग्यता क्या है, वरिष्ठता का मतलब होगा कि उसकी गुणवत्ता क्या है। वरिष्ठता का मतलब आयु नहीं है, समझ रहे हैं, वरिष्ठता का मतलब क्या नहीं है, आयु नहीं है। तो यहाँ पर परंपरा डली कि हम वरिष्ठ को बना देंगे। अब 1973 तक ये प्रक्रिया बेहतरीन तरीके से चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन 1973 में आपने सुना होगा केशवानंद भारती बात। केशवानंद भारती बात अब तक का सबसे बड़ा ऐसा बात है जिसमें न्यायाधीशों की पीठ रहती थी, 13 न्यायाधीशों की पीठ। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, वीडियो को लंबी ना खींचे, तो बस आप केवल इतना याद रखो 1973 का जो केशवानंद भारती बात बना, इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो आयरन लेडी कौन थी, इंदिरा गांधी थी। अब हुआ ये कि इंदिरा गांधी जी यानी सरकार के विरोध में निर्णय दे दिया कि इसने केशवानंद भारती वाला जो बात था, जो कमेटी थी, उसने इनके विरुद्ध क्या दे दिया, निर्णय दे दिया। उन्होंने अचानक मतलब पता ही नहीं चला और उन्होंने झट से अजीत नाथ रे नामक व्यक्ति को, नामक न्यायाधीश को क्या बना दिया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अब इस समय वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ पहली बार। जिस तरीके से हम ये कहें कि भाई अभी 1973 तक जिस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर हो रही थी, लेकिन 1973 की अजीत नाथ रे की जो नियुक्ति थी वो वरिष्ठता का उल्लंघन करके क्या हुई, नियुक्ति हुई। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में या भारत के सुप्रीम कोर्ट में JS सैलेट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर ये 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इनको बनना था, इनमें से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश बनना था। लेकिन तत्काल अजीत नाथ रे को क्या बना दिया गया। हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने, लेकिन उस समय गवर्नमेंट यही चल रही थी। तो 73 में इसका क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। 73 में जब उल्लंघन हुआ तो अजीत नाथ रे को क्या बना दिया गया, मुख्य न्यायाधीश। अब ये बात तो JS सैलेट को, KS हेगड़े को और AN ग्रोवर को, इन तीनों को ये बात ना दोबारा पूछी। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इन्होंने कहा ये तो भाई गलत बात है, भाई हम वरिष्ठ हैं, अभी तक जो मुख्य न्यायाधीश है वरिष्ठता से क्या नाम से मुख्य न्यायाधीश बनते आए हैं, तो हमें मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं बनाया गया। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब ये होता है कि सरकार हवाला देती है, सरकार अपनी बात रखती है। सरकार कहती है कि हमने 1956 में एक विधि आयोग बनाया था। तो ना तो यहाँ पर हवाला क्या दिया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, यहाँ पर ये हवाला दिया गया कि भाई हमने जो ये बनाया था, जो विधि आयोग बनाया है 1956 का, उस विधि आयोग में ये बात लिखी है कि वरिष्ठता एकमात्र आधार नहीं है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का, बल्कि उस व्यक्ति की योग्यता, उस व्यक्ति की गुणवत्ता और उस व्यक्ति का अनुभव भी क्या करेगा, मैटर करेगा मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। तो यहाँ पर वरिष्ठता शब्द नहीं लिखा। दूसरा, संविधान में भी ये बात नहीं लिखी थी, तो बात आई नहीं होगी। लेकिन सरकार को इससे लगातार क्या मिलता रहा, ये हौसला मिलता रहा। तो 1977 में सरकार ने फिर उल्लंघन कर दिया। पहली बार अजीत नाथ रे को बना दिया और 1977 में जब आए तो MH वेग को बना दिया। तो MH वेग और अजीत नाथ रे उस
कमेटी में या उस जजों की पीठ में जो केशवानंद भारती बात है उसमें ये लोग शामिल थे। तो एमएच बेग को 1977 में फिर से क्या बना दिया, वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अब यहाँ पर ए आर खन्ना यहाँ के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, लेकिन न्यायाधीश किसको बना दिया, मुख्य न्यायाधीश एमएच बेग को। तो ये दूसरी बार उल्लंघन हो गया, अब तो बड़ी गड़बड़ होगी। और अगर ये होता है कि गवर्नमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि निष्पक्षता भंग हो जाएगी। इसीलिए अब ये होता है कि अब ये बात होना शुरू होती है कि भाई ये बताओ कि परामर्श शब्द का क्या मतलब निकला। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में लिखा है कि भैया कि परामर्श लेगा किसकी नियुक्ति के, सॉरी 124(1) में नहीं 124(2) में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति परामर्श लेगा नियुक्ति के संबंध में। तो इस परामर्श का क्या हुआ, तो इस परामर्श के बारे में इनको 3 न्यायाधीश वाद कहा जाता है, 3 न्यायाधीश केस, 3 जज केस कहा जाता है। तो ये पहला जज केस है 1982 में आया, इसमें एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ के बारे में। इसमें ये कहा गया कि जो परामर्श शब्द है, इस परामर्श शब्द का मतलब सहमति नहीं है, केवल वैचारिक आदान प्रदान है। ये बात कही गई परामर्श शब्द के बारे में, किसमें, एसपी गुप्ता वर्सेस इंडियन ये भारत संघ के बारे में। तो भाई परामर्श का मतलब क्या है, सहमति नहीं है, परामर्श का मतलब है वैचारिक आदान प्रदान। इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर दिया गया कि परामर्श मानने के लिए जो बात 124(2) में लिखी है ना कि परामर्श से करेगा, तो एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये बात 1982 की है। अब दूसरा केस आता है 1993 का। दूसरा वाला जो केस है इसको जाना जाता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस भारत संघ। फिर से कह रहा हूं 1993 का दूसरा जज केस आता है जिसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस भारत संघ। इस वाले बात में क्या होता है, इस वाले बात में ये कह दिया जाता है 1993 वाले में ये कह दिया जाता है कि ये जो 1982 में कहा गया है कि भाई बात करनी है, लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि 124(2) में जो बात कही गई है कि परामर्श लेकर करेगा, तो पक्का है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति परामर्श से ही की जाएगी। यानी अब जो नियुक्ति होगी मुख्य न्यायाधीश की, वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जाएगी। प्लस इसमें यह भी कह दिया गया कि न केवल मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, बल्कि मुख्य न्यायाधीश अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करेगा और अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ मिलकर, यानी कुल मिला के 3 हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए। तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश 2 और मुख्य न्यायाधीश, इनसे परामर्श करके वो परामर्श देगा भारत के किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति परामर्श से ही मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो ये बात आ जाती है कब, तो ये बात आ जाती है 1993 में। तो 1993 में नींव डल गई एक नई व्यवस्था की। अब ये व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था हम आगे समझेंगे। तो एक नई व्यवस्था की नींव की शुरुआत होने वाली है। अब अभी तक केवल परामर्श क्या लिखा था कि जिससे आवश्यक समझे, लेकिन 1993 के बाद में क्या कह दिया गया कि अब मुख्य न्यायाधीश की और मुख्य न्यायाधीश अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श लेगा और राष्ट्रपति के पास अपना परामर्श पहुंचाएगा, और तब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। तो 1993 तक राष्ट्रपति अपने हिसाब से क्या कर रहा था, नियुक्त कर रहा था। देखो यहाँ 2 बातें ध्यान रखना, 1973 तक तो रही परंपरा, 1993 तक राष्ट्रपति का क्या रहेगा, महत्व रहेगा कि राष्ट्रपति 1993 तक क्या कर रहा है, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है। लेकिन आगे चल के अब यहाँ पर 3 लोगों के सदस्य हो गए, 1 और 2 अन्य, तो कुल मिला के 3। ये 3 लोगों की जब कमेटी बैठेगी, ये 3 लोग जब बता देंगे, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। अब 1993 से ये बात आगे बढ़ती है। अब अगली बात आती है, तो भाई देखो अब 1993 तक क्लियर हो गई। अब यहाँ पर परामर्श शब्द को लेके दूसरा सवाल खड़ा हो गया। दूसरा सवाल क्या खड़ा हो गया, दूसरा सवाल ये खड़ा हो गया कि आपने ये बताओ, बात जब आपने हमको कर दिया, बात आपने हमको कर दिया कि एक न्यायाधीश जब अपनी मुख्य न्यायाधीश जब अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके आपको पहुंचाएगा, तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है हम बात मान लेते हैं। लेकिन वो उसने ये कहा कि ये बताओ, अगर मुख्य न्यायाधीश अन्य 2 न्यायाधीशों के साथ परामर्श ना करे, अन्य 2 न्यायाधीशों के साथ, वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ परामर्श ना करे और हमें वो ये पहुंचा दे कि हमें इसको मुख्य न्यायाधीश बनाना है, तो क्या राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में बाध्य है? तब 1998 में ये बात आपको पता है, भारतीय संविधान का 143 परामर्श की बात करता है, राष्ट्रपति परामर्श लेता है। तो ये परामर्श मांगा राष्ट्रपति ने किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि आप हमें ये बताओ कि भाई एक अगर मुख्य न्यायाधीश अगर 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से बिना परामर्श के हमसे कहता है कि इसको मुख्य न्यायाधीश बना दो, तो क्या हम उसको मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं? तो इसके बारे में 1998 में निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि अभी तो ये 2, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह होगा, सदस्यों का एक समूह होगा। वो सदस्यों का समूह जिसके बारे में सहमति दे देगा, बहुमत दे देगा, बहुमत समझना है, यहाँ पर जो भी सहमति ली जाएगी बहुमत से ली जाएगी।
तो जब ये सदस्य अपनी बहुमत से किसी का नाम प्रमोट कर देंगे, फिर वो प्रमोट जो किया हुआ नाम है वो सरकार के पास भेजा जाएगा, तब जाके क्या होगी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। और इस व्यवस्था को कहा गया कॉलेजियम प्रणाली। इस व्यवस्था को क्या कहा गया, कॉलेजियम प्रणाली। याद रखना, कॉलेजियम प्रणाली की नींव 1993 से नींव डली, लेकिन 1998 से कॉलेजियम प्रणाली ने क्या कर दिया, कार्य करना शुरू कर दिया। कॉलेजियम प्रणाली का मतलब ही होता है सदस्यों का समूह। कॉलेजियम का अर्थ क्या होता है, सदस्यों का समूह। तो कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है वर्तमान में भारत में, जो भारत के हाईकोर्ट और सभी न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों का हाईकोर्ट्स में तबादला करता है, उनको पदोन्नत करता है। ये कौन सी प्रणाली है, कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली की विशेष वीडियो हम कभी बताएंगे, विशेष चर्चा करेंगे। तो कॉलेजियम यहाँ पर हम और नहीं बता रहे हैं, बस आपको इतना बता दिया कि कॉलेजियम से ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, नियुक्ति, उनकी पदोन्नति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही होती है। और इसकी नींव जो पड़ी वो 1993 और 98 से कॉलेजियम प्रणाली चालू हो गई। वर्तमान में जो नियुक्ति की जाती है वो कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। अब कॉलेजियम प्रणाली के बारे में हमने कहा कि इसके बारे में वीडियो आगे कभी बनाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो नियुक्ति के संबंध में बात समझ आ गई कि नियुक्ति 124(2) में दे रखी है, इस तरीके से नियुक्ति होती है। मैंने इसकी आपको सारी बात बता दी। अब अगली बात आती है कि भाई ये तो हमने सीजीआई की बात कर दी, लेकिन हम पहले कह चुके हैं कि जो सीजीआई है वही अन्य न्यायाधीश है, मतलब इनकी नियुक्ति के संबंध में कोई अलग से प्रावधान नहीं है, सेम प्रोसीजर है, तो इनका भी होगा। अब कार्यकाल की बात करते हैं। तो 124(2) का सब क्लॉज का, उसमें का मतलब 2 का 1, यानी हम कहेंगे 124(2) का 1 या 124(2) का में कार्यकाल की बात की गई है। और कार्यकाल में कहा गया है कि कार्यकाल इनकी आयु 65 वर्ष की आयु तक ये अपने कार्य रहेंगे, पद पर रहेंगे। 65 वर्ष के बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ याद रखना है न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ये अपने कार्य से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अन्य कंडीशंस भी हैं जिनमें इनका कार्यकाल खत्म हो सकता है। जैसे पहला, ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना क्या दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कंडीशन याद रखना है, अगर वो मुख्य न्यायाधीश है तो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र देगा और अपने पद से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर अन्य न्यायाधीश हैं तो ये राष्ट्रपति को संबोधित पत्र नहीं लिखेंगे, ये मुख्य न्यायाधीश को क्या दे देंगे, त्याग पत्र दे देंगे। ये 2 बात आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश अगर त्याग पत्र देगा तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा, लेकिन अन्य न्यायाधीश अगर त्याग पत्र देंगे तो मुख्य न्यायाधीश को देंगे। तो ये ऐसे भी अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। दूसरी बात, इनको पद से हटाया भी जा सकता है, इनको पद से हटाया भी जा सकता है। ये दूसरा कारण है कि इनको पद से हटाया जा सकता है, यानी कार्यकाल से पहले। लेकिन पद से हटाए जाने की 2 बातें हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। पद से कैसे हटाया जाता है यहाँ पर देखेंगे। तो पद से इनको कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है वो 5वें पॉइंट में जानेंगे। तो कार्यकाल वैसे 65 वर्ष का है, लेकिन ये त्याग पत्र देके भी खत्म हो सकता है, मतलब कार्यकाल खत्म हो सकता है। इनके बीच में अगर कोई रेयर केस, कोई अंदर कंडीशन हो जाती है तो भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा और इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, कदाचित असिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। अब तो ये इनका कार्यकाल पर तो हमने अभी 1, 2, 3 बिंदुओं पे चर्चा कर ली। अब चौथा बिंदु है न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में। तो देखो न्यायाधीशों की जो योग्यता दे रखी है, न्यायाधीशों की योग्यता दे रखी है 124(3) में। न्यायाधीशों की योग्यता किसमें दे रखी है, 124(3) में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(3) न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में क्या करता है, बात करता है। अब देखो पहली बात है भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नागरिक के बाद जो शब्द लगा है वो तथा लगा है, या तथा का समानार्थी और लगा दे, एवं लगा दे। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर क्या नहीं लगा है, तो यहाँ पर विभाजक नहीं लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, तथा शब्द लगा है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, लगातार क्या होना चाहिए, 5 वर्ष तक उसको मुख्य न्यायाधीश का बने रहने का अनुभव होना चाहिए लगातार। फिर देखो कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक न्यायाधीश बनने के लिए। अब यहाँ पर तथा नहीं लगा, यहाँ पर लगा है अथवा। अथवा का मतलब होता है कि ये नहीं तो ये हो। 10 वर्ष तक भारत के किसी एक या अन्य कितने भी इसमें हाई कोर्ट्स में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव रखता हो। अब इसके बाद भी लगा है अथवा, या आपने लगा दिया है या, तो या राष्ट्रपति की राय में वो एक प्रसिद्ध विधि वेत्ता हो। ऐसी योग्यताएं अगर किसी के पास होंगी तो वो भारत का क्या हो, न्यायाधीश बनने की क्या रखता है, योग्यता रखता है। और ये बात किसमें दी गई है, तो 124(3) में, 124(3) में ये उल्लेख किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये काय के बारे में है,
योग्यता के बारे में। अगली बात हम करते हैं इसकी शपथ और प्रतिज्ञा की। शपथ और प्रतिज्ञा की, तो देखो शपथ और प्रतिज्ञा, शपथ की है, अभी तो हमने योग्यता की बात की है, अभी हटाए जाने की बात करते हैं। हटाए जाने की बात किसमें है? आर्टिकल 124(4) में। हटाए जाने की बात किसमें है? आर्टिकल 124(4) में। आर्टिकल 124(4) में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का या हटाए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो देखो दो ही कारणों से हटाया जा सकता है। एक कदाचार नहीं, सिद्ध कदाचार। कदाचार सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध कदाचार, केवल कदाचार नहीं लिखा है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। सिद्ध कदाचार और असमर्थता ये दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। और यहाँ पर याद रखना है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान के अंदर जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 124(4) में किया गया है। और इसमें कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को, किसी न्यायाधीश को हटाना है तो हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और उसमें ये भी बताया गया है कि संसद के किसी भी सदन में जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से, कैसे विशेष बहुमत से क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। तो उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है। और विशेष बहुमत का यहाँ पर क्या मतलब है? विशेष बहुमत का यहाँ पर मतलब है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। विशेष बहुमत का यहाँ मतलब है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और अगर राष्ट्रपति उसका आदेश जारी कर देगा तो न्यायाधीश अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। यहाँ पर याद रखना है कि इसको किताबों में लिखा रहता है कि ये महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं। क्या? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है? हटाया जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, ये महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। महाभियोग से केवल एक ही व्यक्ति को हटाया जाता है, देश के प्रथम नागरिक यानी किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए आता है महाभियोग, लेकिन इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग नहीं है। ये शब्द आपको ध्यान से समझ लेना है। तो देखो 124(4) में प्रावधान दिए हैं, विशेष बहुमत से इसको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। विशेष तरीके से हटाने की इसकी प्रक्रिया है। लेकिन 124(5) में, आर्टिकल 124 सेक्शन 5, आर्टिकल 124(5) में ये भी कहा गया है, आर्टिकल 124(5) में कहा गया है कि हटाने संबंधी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। 124(5) में न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे इसका पालन होगा, किस तरीके से राष्ट्रपति को न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, तो उसका उल्लेख 124(5) में किया गया है। अब इसमें क्या किया गया? इन्होंने क्या किया? तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इन्होंने बनाया है। कब? 1968 में। और ये किस लिए बनाया है? तो इसी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए। कैसे? तो देखो जरा, जब इन्होंने ये प्रक्रिया बनाई कि अगर कोई प्रस्ताव, कैसे? तो देखो जरा, जब इन्होंने ये प्रक्रिया बनाई कि अगर कोई प्रस्ताव किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में लाया जाता है तो वो लोकसभा में अगर लाया जा रहा है तो वो 100 सदस्यों से उसको समर्थन मिलना चाहिए। अगर राज्यसभा में लाया गया है तो 50 सदस्यों से उसको क्या मिलना चाहिए? समर्थन मिलना चाहिए। अब ये 50 और 100, अगर लोकसभा में है तो 100 और राज्यसभा में है तो 50, इनसे इनको क्या मिलना चाहिए? समर्थन मिलना चाहिए। अब अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा का अध्यक्ष उसको स्वीकार करेगा, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो सभापति उसको स्वीकार करेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि वो जो प्रस्ताव है जो किसी को हटाने के लिए लाया गया है, उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या स्वीकार ना करे, ये अधिकार किसके पास होता है? ये विवेक किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का और सभापति का। वो अपने विवेकानुसार इसको क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। जब इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो स्वीकार करने के बाद ये होता है कि भाई अब आप प्रस्ताव ले आए हो, तो फिर एक कमेटी का गठन किया जाता है। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है वहां पर कमेटी का गठन किया जाता है। और इस कमेटी में, जांच कमेटी में 3 सदस्य होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, एक अन्य किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है, और एक कोई विधिवेत्ता होता है। ये 3 लोग जिस न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है उस न्यायाधीश की जांच करते हैं किनकी आरोपों की। अगर उन आरोपों में वो समिति ये पा लेती है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सत्य हैं, तो वो आरोप उस प्रस्ताव के साथ, जो प्रस्ताव क्या नाम से हटाने के लिए लाया गया था, उस सदन में रख दी जाती है सिफारिशों के साथ, जिस सदन में ये प्रक्रिया लंबित होती है या पेंडिंग में होती है। अब उस करते हैं कि हम प्रतिज्ञा, तो शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में क्या है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 124(6), आर्टिकल 124(6) में
न्यायाधीशों की शपथ का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति यानी 124(6) के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। संविधान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा कौन, भारत का राष्ट्रपति या अन्य न्यायाधीशों को। लेकिन व्यवहार में जो शपथ दिलाते हैं तो व्यवहार में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। क्यों दिलाता है ऐसा? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(6) ये कहता है कि संविधान के अंदर कि भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, और अगर वो नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो इसी का फायदा लेकर व्यवहार में ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति खुद केवल मुख्य न्यायाधीश को ही शपथ दिलाता है, याद ये रखना है, और अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम व्यवहार में कौन करता है, तो भारत का चीफ जस्टिस करता है। ठीक है, तो ये शपथ के बारे में क्या है, प्रावधान है। अब एक बात और याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रारूप है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में दे रखा है। किसमें दे रखा है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में संविधान में इनकी शपथ का क्या है, प्रारूप है। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो शपथ भारत के न्यायाधीश लेते हैं वही शपथ भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी लेता है, यानी दोनों की शपथ का प्रारूप एक ही है। और ये संविधान की 3री अनुसूची में इनका उल्लेख कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है विशेष बात, कि जो सीएजी जो लेगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो शपथ है वो भी वही प्रारूप है जो प्रारूप किसका है, भारत के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप है। अब किस बात की शपथ लेते हैं भारत के न्यायाधीश? शपथ इस बात की लेते हैं भारत के न्यायाधीश, पहला कि ये संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेते हैं। दूसरा, ये देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेते हैं। तीसरा, ये अपने ज्ञान और विवेक के जरिए अपने कर्तव्यों का द्वेष भाव से रहित होकर, मोह से रहित होकर, भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का क्या करेंगे, पालन करेंगे। इन बात की शपथ लेते हैं कौन, भारत के न्यायाधीश। ठीक है, तो ये शपथ के बारे में उल्लेख है आर्टिकल 124(6) में। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका 7वां पॉइंट, किसके बारे में, वेतन भत्ते के बारे में। वेतन भत्ते के बारे में तो आर्टिकल 125(1), आर्टिकल 125(1), देखो 24 में ये सब है। आप इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के कार्यकाल की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख हो, ये सब का सब किसमें है, 124 में। और सीक्वेंस में याद कर लोगे 124(1), 124(2), 124(3), 124(4) और 124(5। बस याद ये रखना है कि 124 जो 4 और 5 है इसमें हटाया जाने का है, और 5 में संसद के पास ये पावर है कि किस तरीके की प्रक्रिया अपनाएगी। अब हम 124(6) तक पढ़ने के बाद 6 में शपथ है, इसके बाद हमारा आर्टिकल शुरू होता है 125। 125 का आर्टिकल 125 वेतन भत्ते के बारे में क्या करता है, उल्लेख करता है। अब 125(1) में ये कहा गया है कि इनको जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो भारत की संचित निधि पर क्या होंगे, भारत होंगे। क्या होंगे, भारत। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत व्यय के रूप में है। ये टर्मिनोलॉजी आपको ये बताती है कि भारत व्यय वो व्यय होते हैं संचित निधि पर जिन पर क्या किया जाता है, मतदान नहीं होता, जिन पर चर्चा नहीं कराई जाती, ऐसे व्यय को क्या बोलते हैं, भारत व्यय बोलते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि संचित निधि पर इनकी वेतन न केवल क्या होती है, दी जाती है, हमें कहना पड़ेगा कि भारत की संचित निधि पर इनके व्यय भारत होते हैं। ये टर्म यहाँ पर ध्यान देने वाली है, भारत। तो भारत का मतलब ऐसे व्यय जिन पर संसद में चर्चा नहीं कराई जाएगी, जिन पर संसद में मतदान नहीं होगा, उनको क्या बोलते हैं, भारत व्यय बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है, किसमें है, 125(1) में। अब इनको क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या वेतन भत्ते होंगे, तो वही मिलेगी जो संसद क्या करेगी, निर्धारित करेगी। जो संसद निर्धारित कर देगी वही वेतन भत्ते इनको दिए जाएंगे। और इनके एक बार वेतन भत्ते डिसाइड करने के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक अपवाद भी है। वो अपवाद ये है कि अगर कभी वित्तीय आपात, हालांकि अभी तक नहीं लगा है, लेकिन अगर वित्तीय आपात लग जाता है तो इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। सामान्य परिस्थिति में इनके वेतन भत्तों में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ये बात याद रखना है। और अगली बात एक और याद रखना है, हालांकि हम हाईकोर्ट में इस बात को पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये याद रखना है कि संचित निधि पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों का वेतन भारत होता है। साथ साथ पेंशन भारत होती है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन तो जाता है राज्य की संचित निधि से, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो जाती है देश की संचित निधि से। तो ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है, आप याद रखना, थोड़ा ध्यान रखना है, इस बात का रखना है। किसके बारे में, वेतन भत्तों के बारे में। ठीक है, तो ये हमने बात समझी किसकी, वेतन भत्तों की। अब अगली बात देखो, अगला आप समझते हैं काय के बारे में, हटाने का मैंने बता दिया है ना। अब देखो, तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, वेतन भत्तों की। तो ये वेतन भत्ते हैं भारत की संचित निधि पर, ये इस तरीके से भारत होते हैं।
अब देखो कुछ यहाँ पर हमने दो न्यायाधीशों की चर्चा और की है। क्या? एक तो होते हैं कार्यकारी न्यायाधीश और एक होते हैं तदर्थ न्यायाधीश। इन दो के बारे में और थोड़ा सा जान लो। कार्यकारी जो न्यायाधीश होते हैं, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और इसमें विशेष बात ये होती है कि जब भी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, जब भी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी तो राष्ट्रपति को यहाँ पर परामर्श लेने की जरूरत नहीं होती। बाकी हमने देखा है कि परामर्श लेना पड़ता है, लेकिन कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं होती। और कार्यकारी न्यायाधीश होता है कि न्यायाधीश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और भी आपको ये बात भी याद रखना है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में तब की जाती है जब या तो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या मुख्य न्यायाधीश हटा दिया गया हो, या किसी भी कारण से मुख्य न्यायाधीश का पद अगर खाली होगा तो वहां पर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। और कार्यकारी न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या किया जाएगा? कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। अगला है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बात है कि तदर्थ न्यायाधीश का जो कॉन्सेप्ट है हमने फ्रांस से लिया है। कहां से लिया है? फ्रांस से। तो फ्रांस देश से हमने तदर्थ न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट लिया। इसके बारे में दूसरी मुख्य बात यह है कि तदर्थ न्यायाधीश केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं, हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती। तो याद रखना है कि तदर्थ न्यायाधीश केवल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की क्या की जाती है? नियुक्ति। तदर्थ न्याय जहां पर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा था? तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा था राष्ट्रपति, लेकिन तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में हमारे जहन में नहीं आती, हम भूल जाते हैं या दिमाग में नहीं रहता, इसलिए विशेष जोर दे रहा हूं कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पर भी कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भले कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, लेकिन दो बातें यहाँ पर तय है। पहली बात, राष्ट्रपति को की पूर्व सहमति से ही तदर्थ न्यायाधीश की क्या होगी? नियुक्ति होगी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ही तदर्थ न्यायाधीश की क्या होगी? नियुक्ति होगी। हाई कोर्ट का न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाएगा और इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई होगी कि जिस हाई कोर्ट से आप न्यायाधीश को ले रहे हो उस संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। मैंने क्या कहा? फिर से सुन लो। पहली बात, इसमें पहली कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है। और दूसरी कंडीशन है कि जिस हाई कोर्ट से आप न्यायाधीश को ले रहे हैं उस संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना पड़ेगा। किसको? तो कहेंगे मुख्य न्यायाधीश को। तब वो क्या लेगा? तदर्थ न्यायाधीश लेगा। यानी तदर्थ न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट के वकील को लिया जाता है, सॉरी न्यायाधीश को लिया जाता है और उसी न्यायाधीश को लेकर तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाता है। अब जो तदर्थ न्यायाधीश होता है वो कोरम की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। एक कोरम की पूर्ति के लिए तदर्थ न्यायाधीश को लिए जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं किसकी? तदर्थ न्यायाधीश की। क्लियर? तो ये हमने बात कर ली किसकी? इन सारे बिंदुओं की हमने चर्चा कर ली है। ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ बातें कर लेते हैं किसकी? तथ्यात्मक कुछ जानकारी है। जैसे कि आपको पता है कि भारत के जो न्यायाधीश है, पहले न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? हीरालाल जेकानिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। और हीरालाल जेकानिया जिस समय हमारा सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट था, यानी संघीय न्यायालय था, 1937 से 50 तक, 28 जनवरी तक, वहां उस समय हीरालाल जेकानिया क्या थे? फेडरल कोर्ट में भी क्या थे? न्यायाधीश रहे थे। उन्हीं को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो भारत के पहले क्या बने? मुख्य न्यायाधीश बने। तो हीरालाल जेकानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन किया था वो उद्घाटन किन्होंने किया था? एमसीसी तलवार ने। तो ये कुछ तथ्य थे इनके बारे में। अब कुछ तथ्य हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। केजी बालकृष्णन भारत के पहले दलित क्या थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे। एन हिदायतुल्ला एकमात्र अब तक के और पहले क्या थे? भारत के कार्यकारी। वाई चंद्रचूड़ और भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ये सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने काम किया है। फातिमा बीबी भारत की पहली महिला क्या थी? न्यायाधीश थी। याद रखना है, भारत की पहली न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट में, मुख्य न्यायाधीश नहीं। अभी 2022 तक भी कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। जितनी भी बनी है सभी की सभी अब अन्य न्यायाधीशों के कैडर से बनी है। तो फातिमा बीबी पहली थी। इसके बाद एच.एस. कपाड़िया पहले ऐसे न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। पी.एन. भगवती वो मुख्य न्यायाधीश थे जो जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट भारत में लेकर आए, पीआईएल भारत में लेकर आए। कमल नारायण सिंह ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा है। इनके बाद एस राजेंद्र बाबू और जीबी पटनायक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा। ये हमने कोशिश की पूरी जानकारी ब्रीफ में कम समय में आपको देने की। ठीक है, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में।